गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन पढ़ रहे हैं। दो कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं। पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बीच बीच में कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी आते हैं, तो ऐसा ही एक मिसलेनियस टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं, डायपोल का टॉर्क यानी बल आघूर्ण वाला। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बल आघूर्ण को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 11th पे जब अपन टॉर्क पढ़ते हैं तो 11th में टॉर्क इतना परफेक्टली समझ में नहीं आता है। वहां पर चित्र की प्रॉब्लम है, एक फिगर अच्छी नहीं थी वहां पर, या फिगर कन्वीनियंट नहीं थी। यहाँ पर जो आपको फिगर मिलेगी उससे आप परफेक्टली समझ जाएंगे कि टॉर्क की क्या पोजीशन होती है, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर। तो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल पर बल आघूर्ण। ठीक है सर। इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं तो टॉर्क एट इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है ना। टॉर्क एट इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है साहब। एक समान विद्युत क्षेत्र किससे दर्शाते हैं अपन? समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो मैंने समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं खींच दी जो किसको दर्शाएंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र को। ये सब मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया ई। इसमें मैं इलेक्ट्रिक डायपोल रख रहा हूं तिरछा। तिरछा क्यों रख रहा हूं आप जहन में रखिए, आप पूछिएगा मुझसे ना। मैं तिरछा रख रहा हूं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। ये मैंने किसी कोण थीटा पे रख दिया। ये ए पर अपन रखते थे -q, और ये बी पर रखते थे अपन +q। तो कहने का मतलब इसको तो मैं लिख दूं ए, ये लिख दिया ए, और इसको लिख दूं मैं बी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मानते थे अपन? 2a है ना। मिडिल पॉइंट से ए उधर, ए इधर। तो ये तो अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल किसी कोण थीटा पर रख दिया। क्लियर। अब सब जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा यानी द्विध्रुव रखा, तो उस पर डेफिनेटली विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल कितना होता है? F बराबर QE। पॉजिटिव पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव पे सदैव बल विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। मैंने आपको जो विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का प्रॉपर्टी सुनाई थी, उस समय कहा भी था कि आप यह जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि पॉजिटिव पर फोर्स सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव पर सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। अगर ये जहन में बिठा लेंगे तो अपने को आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना क्या होगा? देखो मेरे को कैसे दर्शाना पड़ेगा? बल रेखाएं कहाँ से जाती हैं और कहाँ खत्म होती हैं? बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं। तो फिर मेरे को ऐसे बड़ा बड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव लिखना पड़ेगा, जो ठीक नहीं लगता। अब देखो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। तो समझाने में तो इससे भी समझा देंगे, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखना पड़े अपने को, अगर अपन एक बार ढंग से याद कर लें। क्लियर। अब सब इस पर भी फोर्स दिखाना है मेरे को, इस पर भी फोर्स। ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये फोर्स मैंने दिखा दिया F1 = QE। ठीक है ना। किसकी दिशा में? अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस पर चलो, इस पर भी फोर्स दिखा दूं मैं, लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ यानी अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो साहब इसको लिख दूं F2 माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, है ना। ये मैंने माइनस क्यू लिख दिया, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए कि दोनों फोर्सेज F1 F2 इक्वल हैं, दोनों क्यू ही, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब फोर्स इक्वल है और अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना, F बराबर F2, टोटल फोर्स देख लें, F1 कितना प्लस QE और F2 कितना माइनस QE, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो सब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अगर हम इसको यूनिफॉर्म यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत बल का मान कितना आता है, 0 आता है, क्लियर। F0 है, F0 है, इसका मतलब द्विध्रुव अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगा, है ना। ऐसे समझे आप, यूं समझे F है, ओनली F। यदि फोर्स है तो वस्तु या पिंड चलेगा, विस्थापित होगा, ट्रांसवर्स मोशन होगा। केवल टो है, ओनली टो वर्किंग में है तो पिंड या बॉडी घूमेगा, रोटेट करेगा। एफ एंड टो दोनों प्रेजेंट है तो घूमना भी है, वह चलना भी है। तो सब अगर टो एफ और टो दोनों प्रेजेंट हैं तो वस्तु घूमेगी भी सही और चलेगी भी सही। और एफ एंड टो दोनों नहीं तो न तो वस्तु घूमेगी, न तो पिंड घूमेगा, न चलेगा। तो सब इससे 11 में आपको ये शॉर्ट में समझने का तरीका है ना कि सब एफ है तो वस्तु चलेगी, है ना, टो है तो वस्तु घूमेगी। इसके अलावा अगर दोनों हैं तो वस्तु घूमेगी भी और चलेगी भी, और एफ व टो दोनों ही नहीं है तो न घूमेगा न चलेगा। देखो ये इस दस्तर पर एफ है तो ये चल रहा है ना। इस पंखे पर ओनली टो है तो ये अपनी जगह घूम रहा है। साइकिल लुढ़क रही है या पहिया लुढ़क रहा है, उस पे एफ भी है टो भी है तो चल भी रहा है, घूम भी रहा है। और ये बोर्ड स्थिर पड़ा है, इस पर एफ भी नहीं है टो भी नहीं है, नहीं तो ये घूम रहा है नहीं ये चल रहा है। तो एक छोटी सी बात, तो सब द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल चलेगा तो नहीं, इस विस्थापित नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान से समझना साहब, यही मेरे को 11th में भी सिखाना होता है और 12th में भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये मैंने फोर्स F2 की जो पीछे की ओर बढ़ाया, इस रेखा को कहते हैं अपन लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर। तो ये फोर्स को मैंने F2 को पीछे बढ़ा के दिखाया ना, तो ये कहलाती है बल की क्रिया रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ऐसे F1 देखो, F1 जिस दिशा में लग रहा है वो दिशा मैंने पीछे से दिखा दी, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, हिंदी में बोलते हैं क्रिया रेखा। अब बस यहां पर आपको बात को पकड़ना है, यह समझना है। बल बराबर है, विपरीत दिशा में परिणामी बल 0 है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल सदैव 0 होता है, ऑलवेज, हमेशा के लिए ध्यान दें। लेकिन अब बात को समझिए, लेकिन बलों की क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन एक सरल रेखा में नहीं है। बस यही हिंट है कि जब भी आपको किसी भी बॉडी पर बल तो लगता हुआ दिखे जिसका भले रिजल्टेंट 0, क्लियर, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन यानी बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वस्तु को घूर्णन, रोटेशन से कोई भी नहीं रोक सकता है, वो वस्तु रोटेशन करेगी ही। मैं आपको लाइव टाइप से दिखाता हूं। ये एक जैसे डंडा है, अब ये देखो बल की क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन एक सरल रेखा में है। लाइन ऑफ एक्शन एक सरल रेखा में तो इसको कितनी ताकत लगा लूं मैं, ये घूम नहीं सकता,
क्योंकि बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में है, दोनों तरफ से बल बराबर लगा है तो ये स्थिर है। अगर इधर ज्यादा है तो इधर चला जाएगा, इधर ज्यादा है तो इधर चला जाएगा, लेकिन क्रिया रेखा एक सरल रेखा में होने के कारण ये किसी कीमत पे नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब सीन नंबर 2, ये चीज है वही फोर्स, एक हिस्सा से एक हिस्सा, बल बराबर, बिल्कुल इक्वल फोर्स, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है आपको, लेकिन एक आगे एक पीछे, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन यानी बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है। और जैसे बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है तो वस्तु को घूमने से रोका नहीं जा सकता है। यही कारण है कि जब हम किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो उंगली और अंगूठे से बराबर लेकिन विपरीत दिशा से क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो ऐसे दो बल जो बराबर हो, विपरीत दिशा में हो, लेकिन उन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं हो तो वस्तु रोटेशन करेगी, वस्तु घूर्णन करेगी, और जब वस्तु रोटेशन करती है तो कैलकुलेशन किसकी करेंगे? टॉर्क की। तो बोलो यहाँ पर किसकी कैलकुलेशन करनी है? टॉर्क की, है ना? तो ऐसे पता पड़ेगा। अब आप कहेंगे टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो टॉर्क की कैलकुलेशन तो 11 के फॉर्मूले से होगी। 11 में क्या पढ़ा था साहब आप? अब तो समझिए ना, F बराबर तो 0, तो फोर्स तो इस पे 0 है, लेकिन ये घूमेगा नहीं, घूमा 100% घूमेगा, आपको मैंने लाइव बताई दी। तो इज इक्वल टू कोई एक बल, तो दोनों ही बराबर है, इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, है ना? इसका जो यूनिट रहेगा, मात्रक रहेगा, वो तो सदैव न्यूटन इंटू मीटर, डिस्टेंस और फोर्स। तो इसका जो मात्रक देखोगे आप, ये मात्रक सदैव इसका क्या रहता है? न्यूटन इंटू मीटर ही रहता है। क्लियर? तो सब कोई एक बल यानी मॉडुलस ऑफ F1 या मॉडुलस ऑफ F2 तो बराबर है, इनटू अब अपने को चाहिए वह दूरी जो दोनों बलों से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, बस जब भी कभी ये दिख जाए कि लाइन ऑफ एक्शन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है तो आप तुरंत समझ जाना कि वस्तु को घूमने से नहीं रोकता, और बल एक सरल रेखा में तो वस्तु कभी भी नहीं घूमेगी, चाहे आप कितनी ही ताकत लगा लें। तो यहाँ तो देखो एक सरल रेखा में आ गए दोनों बल, तो नहीं घूमेगी, और इसके केस में बल एक सरल रेखा में नहीं है तो घूमेगी, है ना? तो इसका ध्यान रखना। अब जैसे कैलकुलेशन करनी है टॉर्क की, तो ये 11 का फॉर्मूला है, इस बलों के मध्य लंबवत दूरी यानी दोनों बलों से 90 डिग्री एंगल बनाने वाली डिस्टेंस, इसको 11 में आप लीवर भुजा भी कहते थे। देखो कौन सी है, इस बल से भी और इस बल से भी। तो देखिए ये देखो, इससे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिख रहा है, और इससे भी देखो आप, इस फोर्स से भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये कितना है? थीटा। तो इसको अपन 11th में एक और नाम बोलते थे, क्या बोलते थे? लीवर भुजा। अब देखो लीवर भुजा अब कितनी क्लियर दिखती है, बिल्कुल क्लियर दिखती है। 11 के चित्र में ये दिखा नहीं पाते थे क्योंकि चित्र 3D था, बोर्ड पर नहीं था, बोर्ड से बाहर निकलता था। ये सारा फिगर तो किस पर है? बोर्ड पर है, साफ दिख रहा है अपने को। तो सब वह दूरी बताओ जो दोनों बलों से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो कौन सी डिस्टेंस है वो? BC। तो सब ये BC लिख दिया अपन ने। क्लियर होगी बात? तो कहने का मेरा मतलब है कि फॉर्मूला तो 11th वाला ही लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन का स्टाइल ये आपको जैसे अब सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सब क्योंकि चाहे मैं फोर्स F1 का मॉडुलस लूं, चाहे मैं F2 का मॉडुलस लूं,
दोनों ही कितना है, क्यों ही है, मॉडुलस तो दोनों का बराबर ही है, समझा। अब BC देखो, तो BC बाई फिगर देखें, तो BC परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन हाइपोटेनियस यानी कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या कहलाएगा, साइन थीटा। तो BC इज इक्वल टू 2s है, तो आप ठीक है मान रख दो। इसलिए टो इज इक्वल टू F1 या F2, इसको तो रख दूं मैं QE है ना, इनटू BC की जगह कितना रख दूं, 2a साइन थीटा, ठीक है ना। यानी टो इज इक्वल टू Q इंटू 2a है ना, और E इधर आ गया साइन थीटा है ना, यानी तो अब Q इंटू 2a का मतलब P। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि डाइपोल के हर फॉर्मूले में P आएगा ही, ऐसा कोई फॉर्मूला डाइपोल का हो ही नहीं सकता जिसमें P नहीं हो। तो डाइपोल के फॉर्मूले को हम किससे पहचान जाते हैं, P से। P किसे कहते हैं, डाइपोल मोमेंटम यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो P है तो डाइपोल है, इससे डाइपोल का हर फॉर्मूला क्या रखता मिलेगा आपको, P रखता हुआ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो सब टो बराबर PE साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा, ये सब अपन ने टो निकाल लिया। अब साफ साफ दिख रहा है कि टो प्रेजेंट है क्या नहीं है, देखो थीटा 0 है नहीं, P डाइपोल है तो P 0 हो नहीं सकता। E आपने लिखा ही है कि विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो न P 0 न E 0 न थीटा 0, इसका मतलब टो भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब डाइपोल इस समय क्या कर रहा है, डाइपोल 100% रोटेट कर रहा है, साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि टो बराबर अपन क्या लिख रहे हैं, P साइन थीटा लिख रहे हैं। तो सब कहने का मतलब अपने सामने बातें नहीं होती, अपने सामने प्रूफ होता है। अब इस समय भले फिगर में कौन सा घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा है, लेकिन आपका फॉर्मूला साफ बोल रहा है कि इस समय ये क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, 100% घूम रहा होगा, क्लियर। अब या इसको मैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल में क्या लिख दूं, P क्रॉस E है ना। अब इन दोनों में क्या फर्क है साहब, और इन दोनों में ज्यादा जो कहते हैं जेन्युइन कौन है, तो सब ये तो केवल बताता है वैल्यू, वैल्यू का मतलब ओनली मान। नीचे वाले की अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू तो बताता ही है, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, यानी मान तो बताता ही है, मान के साथ साथ ये दिशा भी बताता है। तो अब स्वाभाविक रूप से इन दोनों में से 1 और 2 में से 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू 1, है ना, क्योंकि 2 वाली जो फॉर्म है ये वैल्यू तो बताती है और वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें बताती है। चलिए अब सब यहां पर एक बात को फिर ध्यान से समझिए, मैं इसको P क्रॉस E ही लिख सकता हूं, क्या इसको E क्रॉस P लिख सकते हैं क्या, या यूं समझिए कि मैं यहां से 2a को उठा के आगे लाया, Q को पीछे ले जाता, मतलब मैंने P आगे क्यों रखा है, P पीछे क्यों नहीं रखा, मैं E क्रॉस P भी तो लिख सकता था, नहीं लिख सकता। एक्चुअली क्या होता है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल। अभी मैं आपको सब समझा दूंगा, क्योंकि 11th थे तो आप हो सकता है थोड़ा सा उन चीजों को भूल गए हो, तो मैं आपको रीमेमोराइज करा दूंगा, वापस आपकी मेमोरी में उस चीज को ला दूंगा जो आप भूल चुके होंगे, है ना। तो सब पहली बात, मैं P को आगे क्यों लाया, पहले इसकी बात करते हैं। तो सब P यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से क्या डायरेक्शन होती है इसकी, पॉजिटिव। तो P दिख गया आपको, साफ दिख गया, आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, क्लियर। E दिखा है आपको साफ,
पी और ई के बीच में एंगल थीटा भी साफ साफ दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा आप, ये अगर इस क्रम में अपन चलते हैं तो इस क्रम में पी क्रॉस ई है और ये क्रम क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना। आप 11 थोड़ा सा ध्यान रखें, 11 में एक घड़ी बनाई थी अपन ने आई जे के, तो अपन ने वो कहा था कि हम अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट सदैव पॉजिटिव होते हैं। पी क्रॉस सी क्या है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो गुणनफल क्या आया, पॉजिटिव है ना भाई। देखो ये और ये, हिंदी में तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, गुणज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मल्टीपल, यही बोलते हैं, है ना। और ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हिंदी में तो इसको बोलते हैं गुणनफल, है ना। सारी बात आराम से। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट तब पॉजिटिव होता है जब गुणज का क्रम, गुणज कौन कौन है, पी और ई, गुणज का क्रम क्या हो, क्लॉकवाइज। क्लियर। देखो पी और ई, तो मैंने पी पहले लिखा, ई बाद में लिखा ना। पी क्रॉस सी कौन से वाइज है, क्लॉकवाइज है। पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज है तो प्रोडक्ट यानी गुणनफल क्या आएगा, पॉजिटिव। दिख रहा है पॉजिटिव। अगर मैं लिखता ई क्रॉस पी, अब बोलो ई क्रॉस पी लिखता तो क्या हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज। 11 में आपको क्या पढ़ाया था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव। तो टो किस में आ जाता, नेगेटिव में। तो आप समझिए कि मैंने क्यू को 2a को आगे क्यों लाया, क्योंकि मुझे लिखना ही क्या था, P क्रॉस E। अब आपके दिमाग में प्रश्न क्या, E क्रॉस P लिख सकते हैं, नेवर, आप कभी नहीं लिख सकते। E क्रॉस P इज नॉट इक्वल टू टो, E क्रॉस P ऑलवेज भी इक्वल टू -2, क्योंकि E क्रॉस P कहते ही आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, यानी विपरीत दिशा हो जाती है। और जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हो तो गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट सदैव नेगेटिव होते हैं। क्लियर हो गया साहब। तो साहब ये तो वहां का कारण, एक एक चीज बारीकी से समझिए, है ना। जैसे मैंने टोट समझा दिया, अब उसका सारी चीजें समझा रहा हूं। ये तो होगी, है ना। अब दूसरी बात, ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है, ये गुणज है, सदिश गुणनफल। गुणनफल, फल कौन है, टो। किन दोनों से गुणज से मिलाइए, पी और ई से, ये दोनों मल्टीपल है। वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन, की दिशा सदैव गुणजों के या मल्टीपल के प्लेन के लंबवत होती है। ऐसे समझिए आप बाकायदा, है ना। ये पूरा अपने को समझना, इसमें टाइम लग रहा है इसमें। ये जैसे एक सरफेस है, ध्यान से बिल्कुल, इस सरफेस पे पी और ई है, ये तो मिटा दूं, है ना। इस सरफेस पर पी और ई है, चलिए। तो कहां होगा, अब तो क्या है, गुणनफल है। सदिश गुणनफल सदैव गुणजों के तल के लंबवत होता है, यानी जिस तल में मल्टीपल हो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मल्टीपल तो किस तल पर है, इस पर है, पी भी इस पर है, ई भी इस पर है। अब बताओ, जो गुणनफल होगा यानी प्रोडक्ट होगा, तो वो कहां होगा, या तो ऊपर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, या नीचे, है ना। तो सब सदिश गुणनफल की दिशा सदैव गुणजों के तल के लंबवत होती है, या इंग्लिश में समझें तो जहां मल्टीपल हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी, वेक्टर प्रोडक्ट की। तो सब पी और ई कहां है, बोर्ड पर, पी ई। अब बताओ टो कहां होगा, बोर्ड के तल के लंबवत।
अब बोर्ड के तल के लंबवत कितने हो गए, सामने या पीछे। तो सब पहली बात ये ध्यान रखना कि एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सब P और E इस तल में है तो टो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर में आपके पास कितने आंसर आते हैं, 2, ऊपर के नीचे। तो अभी तो आप कंफ्यूज ही है ना, क्योंकि अभी तो कितने ऑप्शन है आप पास, 2 हैं, सही तो इनमें से एक ही होगा ना। अब उस एक सही का पता करना है, उस एक सही का पता किससे करते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है सर। तो सब टो की डायरेक्शन P और E के तल के लंबवत होती है। डायरेक्शन बता दो। अब लंबवत होती तो 2 तो ही सही। अब इसमें से अभी एक छांटेंगे, एक किससे छांटेंगे, दाएं हाथ के नियम से। ये क्लियर। अब एक चीज और को समझो सब, बहुत सारी बातें हैं सब। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये टॉपिक रोटेशन का टॉपिक है, घूर्णन का टॉपिक है। अपन ने 11th में ऐसे पढ़ा था कि वेक्टर है ना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कहा था पोलर, पोलर का मतलब ध्रुवीय सदिश। एक कहा था एक्सियल, है ना, यानी अक्षीय सदिश। ये सब बहुत ध्यान से समझना। इन कारणों की वजह से टॉपिक लंबा हो रहा है, वरना टॉपिक तो मैंने कभी का खत्म कर दिया था ना। तो वेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, पोलर और एक्सियल। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है ना, क्लियर। अब अभी वस्तु, अब ये रोटेशन इस तरह से है। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि वस्तु का वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी आप किससे बता दोगे, टेंजेंशियल से, यानी स्पर्श रेखा खींचकर बता दोगे क्या। मैंने आपसे वेलोसिटी पूछी थी तो वेलोसिटी आपने स्पर्श रेखा खींच के बता दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग किधर होगा, तो आप दाएं हाथ के नियम से बताओगे। वस्तु इधर घूम रही है तो दाएं हाथ के नियम से अंगूठा किधर है, ऊपर। तो आप इससे क्या बताओगे, कोणीय वेग। अब आप यहीं पे समझ लो, क्या समझना है आपको, वे सदिश जो वस्तु की गति की दिशा में या उसके विपरीत हो, वह सदिश जो वस्तु की गति की दिशा में या विपरीत हो, उससे ध्रुवीय सदिश यानी पोलर वेक्टर कहते हैं। क्लियर है ना। और वह सदिश जो अक्षीय दिशा में हो, जिसका वस्तु से कोई लेना देना प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो किसकी दिशा में होता है, अक्ष की दिशा में, उसे कौन सा वेक्टर कहते हैं, अक्षीय सदिश। जब हम स्थानांतरीय गति पढ़ते हैं, स्थानांतरीय गति का मतलब एक विमीय गति, द्विविमीय गति, तो स्थानांतरीय गति में किसका यूज होता है, पोलर वेक्टर का, ध्रुवीय सदिश का। क्लियर। और जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं यानी घूर्णन गति, या सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं यानी वृत्तुल गति, तो कौन से सदिश का यूज होता है, अक्षीय सदिश का। अब बताइए कौन सी गति है, अक्षीय सदिश। तो अभी तो टॉर्क है ना, तो टॉर्क किसकी दिशा में, अक्षीय दिशा में। तो सब अब पूरी बात सुन लो, अब कंप्लीट होगी। टो की दिशा, या यूं कहते हैं, यहां टो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है, एक्सियल वेक्टर है, जिसकी दिशा P और E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है। P व E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है, अक्षीय सदिश। अब जैसे मैं चित्र में दिखाता हूं, P और E कहां है, बोर्ड पर, तो टो कहां होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर। अब बोर्ड के परपेंडिकुलर में कितने चांस, 2, इनमें से कौन सा एक सही है। अब उस एक सही को किससे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से। P क्रॉस C लिखा ना मैंने, P क्रॉस C, फिंगर मोड़ दी नीचे, अंगूठा किधर है, अंदर। तो बताओ टो किधर है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर। ठीक है।
बोर्ड के तल के लंबवत अंदर, किधर, अक्षीय दिशा में, और के सापेक्ष घूम रहा है, बिंदुओं से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। तो बताओ तो कहां पर है, इस डंडी पर, कहां पर, अंदर की तरफ, देख लो, ठीक है सर। तो सर ये एक्सियल वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में होगा, एक्सिस की डायरेक्शन। तो यहां पर है और दाएं हाथ के नियम से किधर होगा, अंदर की तरफ, क्लियर। तो सर ये अपन ने यहां से इतनी बात, ये इतना मैसेज अपने को ये देता था। तो अब ये चीजें तो मिटा दूं मैं, है ना। अब मैं आपको केस लेके कुछ छोटी मोटी बातें और बताना चाहता हूं, है ना। तो है, डाइपोल घूम रहा है, एफ नहीं है तो डाइपोल चल नहीं रहा, क्लियर। अब आ जाइए साहब छोटी मोटी बातों में अभी। केस फर्स्ट, ये भी समझनी है अपने को। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन थीटा इज इक्वल टू +1। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का अगर मैं फिगर ट्रेस करूं तो मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए ना। तो ये सब -q, ये +q, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो माइनस से प्लस की ओर तो p होता ही है। ये माइनस से प्लस की उधर बना तो साइड में ना मेरे पास स्पेस बच जाएगी। ये -q, ये +q, तो डायरेक्शन ऑफ p माइनस से प्लस की ओर, आवेशों को मिलाने वाली रेखा। ये आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 90 डिग्री, है ना। इसको A लिखते हैं अपन, इसको B। इस समय जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस पर बाई वन है ना, बाई वन अगर अपन देखें तो टो मैक्सिमम है, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया। तो टो मैक्सिमम कितना है, +p। ये टो का मान इस समय अधिकतम है, कब, जब सिचुएशन ये वाली है, E और P 90 डिग्री पर है। अब सब अगली बात को बहुत ध्यान से समझना, मतलब काम की चीज है ना। कैसे काम की चीज है वो मैं अभी दिखाता हूँ ना, यहां से ले लेता हूं, या आपने सब समझ ही लिया, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा ही वीडियो बने, लेकिन क्या है कि ये चीजें ऐसी हैं कि आपको इनसे कहीं ना कहीं तो सामना करना ही पड़ेगा। अब एक बार तो मुझे इसकी लेंथ लेनी ही पड़ेगी, फिर बाद में तो मैं कोशिश करूंगा कि बिना इतना समझाए ही मैं आपको डायरेक्ट कर दूं, है ना। पर एक पहली बार तो ऐसा लेना ही पड़ता है, ठीक है। अब सब केस सेकंड, इसको ध्यान से देखना। केस सेकंड में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन बोथ कंडीशन हैव साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है तो दोनों ही सिचुएशन में साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, बाई 1, है ना। अगर एक से देखें तो टो मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए मैंने क्या करा था कि इस डाइपोल को तिरछा रखा था, क्योंकि अगर मैं सीधा रख देता तो थीटा 0 हो जाता, तो टो भी 0 हो जाता, एफ तो इस पे 0 है ही, फिर काय की कैलकुलेशन करते अपन, तो फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने क्या करा था, इसको थोड़ा तिरछा रख दिया था। तो अब मेरे तिरछा रखने का कारण तो आप समझ गए। अब यहां पर एक चीज देखो कायदे की, इसको मैं दो स्थिति में बांटता हूं। थीटा बराबर 0 है ना, थीटा बराबर 0 का फिगर अगर मैं बनाऊं तो -q, है ना, और ये +q, है ना, माइनस से प्लस की और p होता ही है, और E भी इसी डायरेक्शन में, तो P और E दोनों के बीच एंगल थीटा बराबर 0। अब इधर आओ, थीटा 180 डिग्री। अब ये देखो, इसको उल्टा कर दूंगा, है ना सर, ये उल्टा कर दूंगा। अब ये -q इधर लिख दूंगा और +q इधर,
यानी ए और बी उल्टे कर दिए मैंने। अब ये पी तो आ गया इधर माइनस से प्लस की ओर, और ई है इधर, है ना, ये तो इधर रख रखा है। ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। एफ तो शुरू से ही जीरो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ तो क्या है जीरो है, फोर्स तो शुरू में ही पता पड़ गया था कि जीरो है। अब तो भी इस सिचुएशन में क्या है जीरो है, ये अपने सामने दिख ही रहा कि इस सिचुएशन में तो भी जीरो है। अब एफ भी जीरो तो भी जीरो, तो इसको बैलेंस बोलेंगे। तो सब ये क्या बोला जाएगा बैलेंस, संतुलन। यहां भी एफ भी जीरो तो भी जीरो, तो इसे क्या बोला जाएगा संतुलन। ये संतुलन तो है, लेकिन इसमें एक मिस्ट्री छुपी हुई है, एक रहस्य छुपा हुआ है। कैसा रहस्य? ये दोनों संतुलन अवस्थाएं हैं, लेकिन इनमें एक स्थायी है और एक अस्थायी है, एक स्टेबल है एक है। अब इसको मैं समझाता हूं इससे, है ना, जल्दी से समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। ये दो सिचुएशन ले ली अपन ने, एक बॉडी है या वस्तु है, इसको मैंने दो जगह पे रख दिया। यहां भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, यहां भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो ये तो कन्फर्म है कि दोनों जगह परिणामी बल जीरो है, वस्तु टिकी हुई है रखी हुई है, तो इसको संतुलन तो कहना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां पे आप गौर करें, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं, मैंने इसको थोड़ा विस्थापित किया या तो इधर या इधर, जब मैं इधर या इधर विस्थापित करूंगा तो छोड़ते ही वापस कहां आ जाएगा यहीं पे आ जाएगा। दैट इज परमानेंट एड्रेस ऑफ बॉडी। ये इधर जाएगा तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है, अब आप इसमें तो न उलझे प्रत्यानयन बल में, तो फिर आप ज्यादा उलझ जाएंगे। तो प्रत्यानयन बल इसको कहां ले आता है वापस यहीं ले आता है, चाहे ऊपर ले जाए चाहे इधर ले जाए चाहे उधर ले जाए, है ना। तो ये क्या है सर स्थायी संतुलन। यहां पर देखें आप, अगर डाइपोल को आप यूं घुमाएं या डाइपोल को आप यूं घुमाएं, डाइपोल को आप कैसे भी घुमाएं, डाइपोल वापस कहां जाएगा वहीं आ जाएगा जहां भी है। तो इसलिए थीटा बराबर जीरो वाले को क्या बोलेंगे अपन स्थायी संतुलन। अब यहां आओ, है ना, अगर आपने बॉडी इधर या इधर कहीं भी डिस्प्लेस की, सरकाई, सरकाने के बाद ये वापस यहां आने वाली नहीं है, कहां जाएगी यहां आ जाएगी। तो साहब इसको मैंने अगर घुमाया इधर या इधर किधर भी, तो ये डाइपोल वापस यहीं नहीं आएगा, बल्कि कहां चला जाएगा वहां चला जाएगा, ऊपर वाले की कॉपी पे आ जाएगा। तो ये बस टिका हुआ है, इसको मैंने जैसे आदमी कहा जाएगा यहाँ आ जाएगा, वापस वहां नहीं आएगा। तो इसको क्या कहते हैं अस्थायी संतुलन। तो बल बलागुण दोनों में ही जीरो थे, बल बलागुण दोनों में ही जीरो हैं, तो स्वाभाविक रूप से कि संतुलन तो होगा, लेकिन ये स्थायी है यह अस्थायी। क्लियर। लास्ट में बस एक छोटी सी बात, नॉट में बस ऐसा समझ लो, अगर मान लीजिए असमान विद्युत क्षेत्र होता, यूनिफॉर्म नहीं है, अभी तो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है, अगर विद्युत क्षेत्र असमान होता, यानी ये E1 ये E2, अब ये E1 ये E2, अब बताओ F इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब F जीरो नहीं होता और F जीरो नहीं है, तो है ही, तो साहब F भी है और टो भी है, तो अब दीदू घूमेगा भी चलेगा भी। अभी तक तो क्या था, समान विद्युत क्षेत्र में F जीरो होता है तो केवल घूमेगा ही, तो टो कैलकुलेट कर ही लिया अपन ने। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र असमान है तो टो तो है ही, क्योंकि बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं, और अब F भी है, तो F भी है और टो भी है, तो दीदू घूमेगा भी और चलेगा। थैंक यू वेरी मच।